बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 क्लास 11th के चैप्टर 1 का। ठीक है। हमने बच्चों क्लास 11th का लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 का हमने लेक्चर 1 कर लिया था। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो बच्चों लेक्चर 1 आप ठीक है जाके पीछे देख सकते हो। लेक्चर 1 में देखो हमने ठीक है क्या पढ़ा था बच्चों। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिर यूनिट क्या होती है, यूनिट का क्या सिग्निफिकेंस होता है और कितने टाइप की यूनिट्स होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ किनारे पर, आज हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर 2। ठीक है। क्लास क्लास 11 का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट और उसका लेक्चर 2 में आ गए बच्चों। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, जहां पर हमने लेक्चर 1 एंड किया था उसी से नेक्स्ट टॉपिक से बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कितने टाइप के यूनिट के सिस्टम होते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स या टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये चलो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल लेते हैं, टाइप नहीं लिख रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी, भाई यूनिट किसके लिखते हो बच्चों, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिखते हो। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जब हम यूनिट लिखते हैं तो यूनिट को लिखने के कितने सिस्टम होते हैं। पहले सिस्टम के एक बार मैं नाम बोल दे रहा हूं बच्चों, वन बाय वन इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो चार टाइप के सिस्टम होते हैं, इसमें से कुछ सिस्टम, एक दो सिस्टम के बारे में आपने क्लास छोटी क्लास में 9th 10th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो चार टाइप के टोटल सिस्टम होते हैं बच्चों। पहला सिस्टम होता है, पहला दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। तो एक सिस्टम होता है एमकेएस, पहला सिस्टम एमकेएस, फिर आता है एक सिस्टम सीजीएस, फिर एक सिस्टम होता है एफपीएस और एक सिस्टम आता है एसआई, जो सबसे मॉडर्न सिस्टम है इन सब में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं किस सिस्टम की बच्चों, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ठीक, कैपिटल स्मॉल कैसे भी ले सकते हो, सी जी और एस को। तो सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो वो जो इस सिस्टम में, ठीक है ना, इस सिस्टम में आप देख रहे हो कि तीन लेटर आ रहे हैं, एक लेटर है सी, फिर एक है जी और एक है एस। ठीक है ना। तो ये तीन लेटर आपके तीन क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। ये तीन लेटर तीन क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर विच इज यूज फॉर लेंथ, जी स्टैंड फॉर ग्राम विच इज यूज फॉर मास एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड विच इज यूज फॉर टाइम। ठीक है। तो देखो यहां पर हम बच्चों तीन फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेंथ मास एंड टाइम। तो इसके बारे में एक बात समझ लो कि तीन क्वांटिटी की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो जब तक बच्चों ऐसा ही सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उससे पहले जितने भी सिस्टम है, ये सिस्टम वो सिस्टम है जो एसआई से पहले चलते थे। तो जब तक एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ या जब तक ऐसा सिस्टम नहीं आया, तो एसआई सिस्टम आने से पहले तक ये सभी सिस्टम ये मानते थे कि तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। एक होती है लेंथ, मास एंड टाइम, जो मैंने पीछे के लेक्चर में बच्चों बात की थी। ठीक है। तो एसआई से पहले जितने भी सिस्टम आए उन्होंने क्या माना कि लेंथ, मास, टाइम ही तीन क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उन्हीं के बारे में इन्होंने, ठीक है, नेमिंग की। फिर जब एसआई सिस्टम आया तो एसआई सिस्टम ने कहा तीन नहीं, सेवन क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और उनकी 7 यूनिट्स होती हैं और उसके साथ साथ दो सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बताया, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो एसआई से पहले जितने सिस्टम है तीन, उनमें तीन लेटर आएंगे और वो तीन लेटर लेंथ में मास एंड टाइम को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। ठीक है। तो यहां पर सी, तो यहां पर लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, मतलब जो सी है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लेंथ की यूनिट क्या लिखते हैं यहां पर, सेंटीमीटर। तो इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं बच्चों। तो हमने कहा कि क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर, मतलब सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से हम सीजीएस सिस्टम में मास को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ग्राम से। मास को रिप्रेजेंट करते हैं
ग्राम को शॉर्टकट में जी लिखते हैं और ग्राम पूरा GRAM ग्राम लिखते हैं, वो आप जानते हो बच्चों। तो मैं जी लिख रहा हूं, तो मास को ग्राम, तो ये जी स्टैंड फॉर ग्राम। और फिर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों, सेकंड। और सेकंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस, तो एस स्टैंड फॉर सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम इन सेकंड, तो सी जी और एस, ठीक है। तो एक सिस्टम होता है CGS। फिर एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बच्चों MKS। फिर होता है MKS सिस्टम। तो देखो इस MKS सिस्टम में भी 3 लेटर आ रहे हैं बच्चों, है ना। देखो इस MKS सिस्टम में भी 3 लेटर आ रहे हैं, MKS। तो M किसको स्टैंड करता है बच्चों, M का मतलब यहां मीटर से जो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, K का मतलब किलोग्राम से जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S का मतलब सेकंड है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक सिस्टम ये है यूनिट लिखने का। और एक बात और समझ लो बच्चों, इसी MKS सिस्टम को एक्सटेंड करके क्या बनाया गया, SI। मतलब जैसे यहां पर आप लेंथ को मीटर में लिख रहे हो तो SI में भी लेंथ को मीटर में लिखोगे। जैसे यहां पर आप मास को किलोग्राम में लिख रहे हो तो SI में भी मास को किलोग्राम में बोलोगे। और यहां टाइम को हम सेकंड बोल रहे हैं और SI सिस्टम में भी टाइम को आप सेकंड ही बोलोगे। तो इसी MKS की एक्सटेंडेड फॉर्म को क्या बोलते हैं, SI सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इस MKS में जैसे हमने कहा बच्चों, हम लेंथ को, इस MKS में हम लेंथ को क्या लिख रहे हैं बच्चों, लेंथ की यूनिट क्या लिख रहे हैं, मीटर, इसको M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मास, मास को हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, केजी मींस किलोग्राम, समझते हो। फिर टाइम को के लिए क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, सेकंड, ठीक है। देखो टाइम की दोनों जगह सेम यूनिट है, इन जनरल हर सिस्टम में टाइम को सेकंड ही लिखा जाता है बच्चों का, ठीक है। तो ठीक, तो दिस इज कॉल्ड MKS सिस्टम, ठीक। चलिए इसके बाद तीसरे सिस्टम की बात करते हैं जिसे बोलते हैं बच्चों FPS सिस्टम। फिर आता है इसके पास FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। ये थोड़ा कम यूज होने वाला सिस्टम है, ठीक है, लेकिन यूज होता है, ऐसा नहीं कम होता है, लेकिन इसका भी यूज आपको दिखेगा बहुत जगह पर, आप देखोगे बच्चों। तो इसमें समझना, ये F और P और S का देखो ना, और सभी सिस्टम में 3-3 लेटर आ रहे हैं, तो सभी सिस्टम ये मान रहे हैं कि लेंथ मास टाइम ही फंडामेंटल है। तो यहां पर F रिप्रेजेंट करता है फुट, F को बोलते हैं फुट, जो लेंथ के लिए यूज करते हैं। P स्टैंड फॉर पाउंड, जो मास के लिए यूज होता है। और अगेन S स्टैंड फॉर सेकंड, जो टाइम के लिए यूज होता है। तो टाइम तो हर जगह सेकंड में ही है बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। तो यहां पर हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, फुट, ठीक है। और मास को क्या लिख रहे हैं, तो F स्टैंड फॉर फुट, मास को लिख रहे हैं बच्चों पाउंड। अच्छा, पाउंड के बारे में समझ लें, फुट के बारे में तो हम जब जानते हैं, पाउंड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। देखो जब पाउंड की बात आती है तो पाउंड कहाँ यूज होता है, इन जनरल सबसे ज्यादा पाउंड की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो इन जनरल जैसे हम लोग होते हैं ना, केक बनाते हैं, बर्थडे केक है, एनिवर्सरी केक है, जो भी डिफरेंट ओकेजन के जो केक्स बनाते हैं, तो केक इन जनरल किसमें हम कहीं हम केक का ऑर्डर देने जाते हैं, बोले 1 पाउंड का केक बना दीजिए, 2 पाउंड का केक बना दीजिए, 3 पाउंड का केक बना दिए। तो इन जनरल ठीक है, केक्स वगैरह पाउंड में मिलते हैं। या होता है कि जिम में जो वेट होते हैं कहीं कहीं पे केजी में होते हैं, लेकिन इन जनरल पाउंड में आते हैं वो, ठीक है। तो जिम में जो वेट होते हैं जैसे 5 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड, ठीक है, या बहुत से वेट भी पाउंड में बताए जाते हैं, ठीक है ना। तो 1 पाउंड में कितना होता है, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि 1 पाउंड का मतलब 1 केजी, बहुत से लोग ऐसे समझते हैं बच्चों, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे समझते हैं। तो 1 पाउंड का मतलब 1 केजी नहीं होता है बच्चों, 1 पाउंड में होते हैं नियरली 453.6 ग्राम। कितना होता है, 453.6 ग्राम। इसे बहुत से लोग 450 ग्राम भी कह लेते हैं, ठीक है। 3.6 ग्राम को अगर नेगलेक्ट कर दे तो 450 ग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रफली कहा जाए, ठीक है, तो का मतलब हाफ अ केजी से थोड़ा सा कम, मतलब आधे केजी से थोड़े कम वेट को हम क्या बोलते हैं, 1 पाउंड कहते हैं। मतलब अगर आप 2 पाउंड का केक बना रहे हो कोई,
ठीक है, तो 2 पाउंड के केक का मतलब है लगभग लगभग 1 केजी से 900 समथिंग ग्राम, तो 1 केजी से थोड़ा छोटा। ठीक है बच्चों, तो मास को यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाउंड, और 1 पाउंड का याद रखना 453.6 ग्राम के बराबर होता है। फिर टाइम को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड। तो टाइम तो देखो तीनों सिस्टम में किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेकंड से ही टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक बच्चों, तो एसआई सिस्टम आने से पहले इन जनरल ये 3 सिस्टम यूज हुआ करते थे, इन दोनों में भी सीएचएस और एमके ज्यादा यूज सिस्टम है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है सिस्टम, जो आपका इंटरनेशनल असाइन सिस्टम भी, मतलब पूरे अराउंड द ग्लोब कह लीजिए। ठीक है, हर कंट्री सिस्टम को क्या करती है, फॉलो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे जब यूनिट्स के बारे में बताया था बच्चों, कि किसी भी सिस्टम की यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, असाइन, मतलब वो इंटरनेशनली यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं 4 सिस्टम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं बच्चों। अब आता है आपका कौन सा सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है, अब हमारा 4th सिस्टम है एसआई सिस्टम। वैसे तो सिस्टम नी भी लिखोगे बच्चों चलेगा, सिस्टम आप नी भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि यहां पर एक सेकेंड ना, इस एस का मतलब ही सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, बुक में भी लिख देते हैं जनरल, चलो ऐसा लिख देते हैं इन जनरल हम लोग। तो इसे बोलते हैं, देखो एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल। हाँ ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सिस्टम, सॉरी बच्चों बार बार टच हो जा रहा है, इसे बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, या बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो एस का मतलब सिस्टम, लेकिन फिर भी आगे से हम लिख दे रहे हैं, इन जनरल ऐसा बोला जाता है, एसआई बुक्स में मिलेंगे, बोलेंगे एसआई सिस्टम। ठीक है, जब भारत में सिस्टम बोले तो आगे सिस्टम आगे से लिख दे रहे हैं। तो बच्चों ठीक है, तो अब ये समझिए कि एसआई सिस्टम, तो ये बात मैंने पीछे के लेक्चर में बोली थी बच्चों, जब मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको याद है 3-4 नाम मैंने लिखे थे, और मैंने कहा था ये नाम और भी होते हैं बच्चों, और ये नाम टोटल कहां पढ़ेंगे, तो मैंने आपसे बोला था जब एक सिस्टम पढ़ेंगे एसआई, तो आज उसी पॉइंट पर आ गए बच्चों। आज हम एसआई सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एसआई सिस्टम बताता है कि टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उनकी यूनिट क्या होती है, और 2 सप्लीमेंट्री कौन सी क्वांटिटीज और इनकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों 2 कैटेगरी है, ए एंड बी। ए कैटेगरी में हम पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम ए और बी 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। चलिए ए में पढ़ रहे हैं, पहले किन की बात करते हैं, आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनकी यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई सिस्टम ये बोलता है कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे बोल सकते हो, और उनकी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, ठीक है समझना बच्चों। कुछ के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, एक दो कुछ नए नाम आपको लगेंगे इसमें। तो चलिए पहले बात करते हैं सबसे पहले लेंथ। तो एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट को हम क्या लिखते हैं बच्चों, मीटर, जो एमकेएस में भी लिख रहे थे, मैंने आपसे पीछे भी कहा कि एसआई बेसिकली एमकेएस का एक्सटेंडेड फॉर्म है। फिर दूसरा आता है इसमें, टोटल 7 है बच्चों। मास, मास को आप क्या लिखते हो, केजी, या पूरा पढ़े तो पढ़ते हैं किलोग्राम। ठीक है, चलिए शॉर्ट में केजी लिखते हैं। फिर आता है टाइम, ठीक है, टाइम को यहां पर भी बच्चों किससे लिखते हैं, सेकंड से। टाइम को तो हर यूनिट में सेकंड से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 तो हमने एमकेएस में पढ़े बच्चों। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बच्चों, 7 है टोटल, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है, बाकी इसकी डिटेल आप क्लास 12th में पढ़ोगे बच्चों। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एक साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। वैसे इसको कूलम पर सेकंड भी कहते हैं, लेकिन वैसे हम इसको एम्पियर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, 4th ही है। फिर आता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। चलिए मैं शॉर्ट में टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ, एक ही बात है। थर्मोडायनेमिक चाहो तो पूरा थर्मोडायनेमिक लिख सकते हो, चलिए शॉर्ट करने के लिए टेम्परेचर लिख दे रहे हैं। टेम्परेचर को एसआई में क्या बोलते हैं, केल्विन, और के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, केल्विन, KELVIN, केल्विन। आगे एक चैप्टर आएगा बच्चों, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आपका एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट में एक चैप्टर आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपका क्लास 11 में। तो वहां पर आप पढ़ोगे कि टेम्परेचर के भी 4 सिस्टम होते हैं, टेम्परेचर को भी 4 सिस्टम में मेजर किया जाता है बच्चों। डिग्री सेल्सियस,
एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है र्यूमर सिस्टम और एक होता है केल्विन। तो एसआई में हम टेम्परेचर को केल्विन में लिखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए केल्विन के बाद आता है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोला जाता है बच्चों। देखो मोल के बारे में ज्यादा आप लोग कहाँ पढ़ोगे बच्चों, केमिस्ट्री में। स्टार्टिंग क्लास 11 के स्टार्टिंग के चैप्टर में एक मोल कंसेप्ट होता है, तो उसमें आप मोल के बारे में देखो। फिजिक्स में यूज होगा मोल, लेकिन फिजिक्स में एज अ टॉपिक मोल आप नहीं पढ़ोगे। मोल एज अ टॉपिक कहाँ पढ़ोगे आप, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में आप स्टार्टिंग में पढ़ लोगे बच्चों। तो अभी हम लोग इसकी बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ये आप केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, ठीक है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, कितने 6.02 टू 10 की पावर 23 एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो केमिस्ट्री में पढ़ ही लोगे, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करें, आगे कहीं आएगा तो देखेंगे। हाँ, लास्ट यूनिट होती है 7th बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बच्चों कैंडला कहते हैं और सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडला, CANDELA, कैंडला, शॉर्टकट में उसको CD लिखते हैं। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि मैंने कहा ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बच्चों, लेकिन ये आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे। लेकिन देखो ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन जनरल आप हायर क्लासेस में इसका ज्यादा यूज होता है, 11 12 में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, क्लास 12 में थोड़ा आपका इंटेंसिटी के बारे में एक जगह पर आएगा बच्चों। एक चैप्टर होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो क्लास 12 में इंटेंसिटी की बात करेंगे। क्योंकि अभी बात आई है तो मैं अभी थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। बाकी इनके मतलब तो आप जानते हो बच्चों, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी थोड़ा समझ लो, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है बच्चों। पहले एक बार समझो तो देखो, ठीक है। तो ये 7 क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटीज है, मैंने इनको ए में रखा है, अभी बी में मैं सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बताऊंगा। और ये उनकी डिफरेंट क्या है यूनिट्स, इनको ध्यान रखना बच्चों। कभी कभी एग्जाम में ये लिखने को भी आता है कि 7 फंडामेंटल क्वालिटी कौन कौन सी होती है और इनकी यूनिट लिखी, ठीक है। चलिए हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, तो इसको थोड़ा समझ लो बच्चों। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या है। तो जैसे मान लो एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट एमिट हो रही है, तो दैट इज आल्सो नोन एज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो एक बल्ब है बच्चों, क्या एक बल्ब है, मान लेते हैं एक बल्ब है। जैसे बल्ब के अंदर जानते हैं एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है। आजकल तो बल्ब कम दिखते हैं, आजकल तो ज्यादा क्या दिखते हैं बच्चों, एलईडीज वगैरह। आजकल बल्ब को रिप्लेस कर लिया एलईडीज ने। चलिए खैर, बल्ब के बारे में आप जानते हैं। तो मान लो एक बल्ब है और बल्ब के अंदर एक फिलामेंट है, और ये बल्ब क्या एमिट कर रहा है, लाइट एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है बच्चों। इससे क्या रेडिएट हो रही है, बोलो रेडिएशन लिख रहे हैं, निकल रहे हैं, या बोल लीजिए लाइट एनर्जी क्या कर रहा है, ये एमिट कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, तो इस बल्ब से लाइट रेज निकल रही है, और मैंने कहा ऐसे आपको बोल सकते हो रेडिएशन एमिट कर रहा है, ये लाइट एनर्जी बल्ब क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे अगर आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एक यूज एक जगह पर आप देखोगे, जैसे आप एलईडी है ना, जब बाजार में से एलईडी वगैरह लेने जाते हो, 10 वॉट 20 वॉट घर की एलईडी जैसे ना, कभी खराब हो जाते हैं, लेने जाते हो आप शॉप में, तो आगे से चेक करना बच्चों, ऐसे है ना। हो सकता है ये बात को आपने पहले भी ध्यान नहीं दिया हो। तो जब एलईडी लेने जाते हो ना, तो उसमें ल्यूमिन्स लिखे होते हैं बच्चों, ल्यूमिन लिखे होते हैं, ठीक है। जिसके जितने ज्यादा ल्यूमिन, वो एक्चुअली ल्यूमिनस इंटेंसिटी को शॉर्टकट में ल्यूमिन्स कह देते हैं। तो वो उसमें कोड होता है बच्चों के 10 वॉट का बल्ब है, तो 10 वॉट की एलईडी है, तो उसमें मान लो कि किसी कोई कंपनी बनाती है 10 वॉट के बल्ब में 1000 ल्यूमिन्स है, कोई एक कंपनी बनाती है 10 वॉट का बल्ब, उसके ल्यूमिन्स क्या है 900 है। तो जिसके जितने ज्यादा ल्यूमिन्स होंगे, वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस उसकी क्या होगी ज्यादा। मतलब 10 दो बल्ब में दोनों 10 वॉट के हैं, लेकिन ल्यूमिन्स दोनों के डिफरेंट है। तो जिसके ज्यादा ल्यूमिन होंगे, दोनों पावर बराबर कंज्यूम करेंगे, अगर दोनों की वॉटेज 10 वॉट है, लेकिन जिसके ल्यूमिन ज्यादा होंगे वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, तो उसकी ब्राइटनेस आपको ज्यादा दिखेगी, ठीक है। चलो इस डायग्राम से ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने कहा एक बल्ब है, और ये बल्ब क्या कर रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस बल्ब के सरफेस पे एक यूनिट एरिया ले लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो इस बल्ब की सरफेस पे मैंने क्या कर दिया, एक यूनिट एरिया अज्यूम कर लिया।
तो इस यूनिट एरिया से देखो एनर्जी पूरे बल्ब से एमिट हो रही है, लेकिन हमने बल्ब के एरिया है ना, उस बल्ब की सरफेस पे एक यूनिट एरिया अज्यूम कर लिया। तो इस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, इस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी एमिट हो रही है, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बात समझ रहे हैं? ठीक है, बारह की इंटेंसिटी के बारे में क्लास 12th में आप पढ़ोगे थोड़ा सा। अभी थोड़ी सी मैंने बात बता दी कि आपके डाउट ना रहे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो किसी भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनकी क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा कि 2 क्वांटिटीज और होती हैं बच्चों, ठीक है ना, जिनकी यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। और उनको अलग क्यों रखते हैं, जैसे 7 को अलग रख रहे हैं, उन 2 को अलग रख रहे हैं। ऐसे भी तो बोल सकते थे टोटल 9 होती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि 7 फंडामेंटल होती है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। तो उन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अलग क्यों रखते हैं, तो आगे जाके एक टॉपिक जब हम डायमेंशन में जाएंगे तो, ठीक है, तो जब डायमेंशन थोड़ा पढ़ लोगे बच्चों, तो फिर एक दिन मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि उन 2 को अलग क्यों रख रहे हैं। अभी बात बोलूंगा तो आप क्योंकि डायमेंशन नहीं जानते तो अभी ये बात नहीं समझ पाओगे, तो आगे जाकर हम ये बात समझेंगे कि उन 2 को अलग क्यों रखा था हमने। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो फंडामेंटल हो गई। अब आते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। इसको मैं नाम बी नाम दे दे रहा हूं बच्चों। हमने ए में लिखा क्या, कौन सी यूनिट, फंडामेंटल। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सप्लीमेंट्री की। अब आती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स किन्हें कहते हैं, तो चलिए इनके बारे में समझते हैं बच्चों। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट, चलिए मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर इसको बात को एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। 2 टाइप के एंगल होते हैं बच्चे, एक होता है प्लेन एंगल। अभी प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलग से, पहले मैं लिख दे रहा हूं। एक होता है प्लेन एंगल, क्या मतलब होता है बताता हूं बच्चों, आ गया। पहले इसके नाम हम लिख दे रहे हैं पहले हम लोग, प्लेन एंगल है ना, और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल की यूनिट को बच्चे बोलते हैं रेडियन। एसआई में वैसे एंगल को आप डिग्री में भी लिखते हो ना बच्चों, जैसे आज तक आपने छोटी क्लासेस में एंगल मेजर किया तो डिग्री में लिखा, ठीक है। लेकिन एसआई सिस्टम में प्लेन एंगल की यूनिट को क्या लिखते हैं, रेडियन। आरएडी शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा पढ़ते हैं RADIAN, रेडियन पूरी इसकी स्पेलिंग होती है। और सॉलिड एंगल मैं इनको अभी अलग से बताता हूं बच्चों, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है, और रेडियन का क्या मतलब होता है, स्टेरेडियन का क्या मतलब होता है। अच्छा पहले इसके नाम लिख देता हूं। इसको बोलते हैं बच्चों स्टेरेडियन, इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, STERADIN, स्टेरेडियन बोला जाता है। शॉर्टकट में हम SR लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और इनकी यूनिट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। प्लेन एंगल के लिए यूज कर रहे हैं रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए यूज कर रहे हैं स्टेरेडियन। अच्छा अब आप एक बात समझो बच्चों कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और 1 रेडियन अगर मुझे एंगल मेजर करना है तो मैं कैसे मेजर करूंगा, कोई मुझसे पूछे कि 1 रेडियन एंगल मेजर कर दीजिए, तो मैं ऑन पेपर 1 रेडियन एंगल कैसे बनाऊंगा। और कोई मुझसे बोले कि 1 स्टेरेडियन एंगल क्या करिए, मेजर करके दिखा दीजिए, तो मैं 1 स्टेरेडियन क्या मतलब होता है, कैसे मेजर करते हैं, तो वो बातें समझते हैं। ठीक बच्चों, चलो बात करते हैं पहले किसकी एंगल की, प्लेन एंगल की बात करते हैं ना। ठीक है, पहले बात करते हैं प्लेन एंगल की, कि प्लेन एंगल क्या होता है। ठीक है, प्लेन एंगल के बारे में समझते हैं बच्चों पहले, कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो जो प्लेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लेन ऑब्जेक्ट मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे आप किसी प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो, उन्हें प्लेन ऑब्जेक्ट भी कहते हैं या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं,
ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेन में ड्रॉ हो जाते हैं या प्लेन फिगर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो एंगल होते हैं प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ प्लेन या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लीजिए सपोज एक रेक्टेंगल है, इट इज अ प्लेन फिगर। एक रेक्टेंगल को आप किसी प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो ना बच्चों। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, या और मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल को आप किसी प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो। तो ट्रायंगल भी एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी प्लेन में आप ड्रॉ कर सकते हो। या मान लीजिए एक सर्किल है बच्चों, ये सर्किल है, स्फीयर नहीं बच्चों, सर्किल है, ठीक है। ठीक, और भी बहुत से शेप्स हो सकते हैं। चलिए मैंने कुछ रेगुलर शेप बनाए। तो देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ये रेक्टेंगल है, तो एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। जैसे इसकी एजेस के बीच में एंगल बन रहा है। जैसे आप जानते हो कि क्या है, एक रेक्टेंगल की एजेस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल होता है। तो इट इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल। एक प्लेन एंगल है, ठीक, प्लेन फिगर में जो एंगल बन रहे हैं नोन एज अ प्लेन एंगल, ठीक है। या हमने कहा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल के एजेस के बीच में क्या बन रहे हैं, कुछ एंगल बन रहे हैं बच्चों। एक एज दूसरे एज के साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो ये भी कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है, ठीक ना। फिर मान लीजिए एक सर्किल है, मैं सर्किल का एक आर्क ले लूं बच्चों। जैसे मान लो ए बी, एक आर्क ले लेता हूं सर्किल का। ये क्या है, एक सर्किल का आर्क है ए बी, और ये आर्क अपने सेंटर पे क्या बना रहा है, मान लो कुछ एंगल बना रहा है। मान लो ओ इसका सेंटर है और ये एंगल बना रहा है कुछ, ठीक है। तो एक सर्किल का कोई आर्क उसके सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ प्लेन एंगल। तो इन इन 3 डायग्राम में जो भी मैंने एंगल बच्चों क्या किए, ड्रॉ किए, दे ऑल आर प्लेन एंगल, है ना। ठीक बच्चों, समझ रहे हो। और ऐसे एंगल आपने मेजर भी किए हैं बच्चों, है ना, प्रोटेक्टर वगैरह से आप एंगल मेजर करें आपने छोटी क्लास में, ज्योमेट्री वगैरह में, ठीक है। तो बात समझ गए। तो एक प्लेन या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल की यूनिट हम क्या लिख रहे हैं, रेडियन। बात समझ रहे हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल आप पहली बार सुन रहे हो, प्लेन एंगल तो आप छोटी क्लास से जान रहे हो। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, जब इसकी बात है कि अगर कोई आपसे बोले कि 1 रेडियन, अगर मुझे एक एंगल क्या बनाना है बच्चों, 1 रेडियन एंगल बनाना है, तो कोई 1 एंगल रेडियन अगर ड्रॉ करना चाहता है तो कैसे ड्रॉ करेगा। तो ठीक है, तो मैं इसके एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं इस सर्किल की बात ले लेता हूं ना, जैसे मैंने सर्किल बनाया बच्चों, समझना बच्चों बहुत ध्यान से। तो मान लीजिए मेरे पास एक सर्किल है और उसका सेंटर है ओ, ठीक है बच्चों, ध्यान देना बच्चों। और मैं क्या करता हूं, सर्किल का एक आर्क ले लेता हूं, सर्किल का आर्क ले लेता हूं कुछ। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए और इस सर्किल में एक पॉइंट है बी, ठीक है बच्चों, एक पॉइंट है बी, समझ रहे। तो ए बी इस सर्किल का एक आर्क है, और ये आर्क अपने सेंटर पर या सर्किल के सेंटर पे कुछ एंगल बना रहे हैं बच्चों, बना रहे हैं। मान लीजिए एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, एंगल कितने है, थीटा है। और ये जो ए बी आर्क है, इस आर्क की लेंथ को मान लेता हूं एल है बच्चों, और सर्किल की रेडियस कितनी है, मान लीजिए आर है, ठीक है। फिर समझे मैंने क्या बोला, मैंने एक सर्किल अज्यूम किया और इस सर्किल का एक आर्क ले लिया जिसको मैंने ए बी नाम दिया है, ठीक है ना। और ये आर्क अपने सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, इसको मैंने थीटा मान लिया, और आर्क की लेंथ को क्या मान लिया बच्चों, एल। और इस सर्किल की रेडियस कितनी है, आर इसकी रेडियस है, ठीक बच्चों। हम समझ रहे हैं बेसिकली 1 रेडियन का क्या मतलब होता है। और अगर मुझे किसी ना इसमें 1 रेडियन एंगल मेजर करना है तो कैसे मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो सुनो बच्चों, तो आपने कहीं क्लास 9th में ज्योमेट्री में कहीं पर भी 8th 9th 10th जहां पर भी आपने एक रिलेशन पढ़ी होगी बच्चों, एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होती है। मैं लिख दे रहा हूं उस रिलेशन को, तो मैं इस रिलेशन को यूज कर रहा हूं बच्चों। एक रिलेशन होती है एंगल इज इक्वल टू, अभी याद आ जाएगा जब मैं लिखूंगा आपको, एंगल इज इक्वल टू, एक रिलेशन होती है आर्क लेंथ ओवर रेडियस, ठीक बच्चों। आपने एक ऐसी रिलेशन पढ़ी होगी, ज्योमेट्री में कहीं पढ़ी होगी, कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, एक सेकंड बच्चों, आर्क को ठीक से लिख देता हूं। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ ओवर क्या, रेडियस, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने डायग्राम में, मेरे एंगल कितना है बच्चों, थीटा, तो एंगल को हम थीटा लिख देते हैं, ठीक है। आर्क लेंथ कितनी मानी है मैंने, एल, आर्क लेंथ है, चलिए मैं आर्क लेंथ को एल लिख देता हूं। और हमने रेडियस कितनी मानी बच्चों, इस सर्किल की आर मानी है, ठीक है।
तो हो गया थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब कोई मुझसे बोलता है कि क्या करिए, इसकी यूनिट लिख दीजिए, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, रेडियन, क्योंकि ये क्या है, एक प्लेन एंगल है, एक प्लेन फिगर में एंगल बन रहा है तो प्लेन एंगल है, और हमने बोला प्लेन एंगल की यूनिट आप क्या लिखोगे, रेडियन बोला मैंने, तो मैंने यहां क्या लिख दिया बच्चों, रेडियन। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से आपने एंगल मेजर किया। अब मैं ये चाहता हूं कि जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है ये बच्चों कितना हो जाए, 1 रेडियन हो जाए। कितना हो जाए, 1 रेडियन हो जाए। मैं 1 रेडियन एंगल समझ रहा था कितना होता है, या मुझे किसी डायग्राम में किसी सर्किल में 1 रेडियन एंगल मेजर करना है तो क्या तरीका है। तो आप सुनना बच्चों ध्यान से, तो मैं इस एंगल को कितना करना चाहता हूं, 1। अच्छा, ये एंगल की वैल्यू 1 कब होगी बच्चों, जब एल और आर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा, इसमें देखते हैं कि भाई इन दो में एल और आर में क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है बच्चों। तो देखो, इस सर्किल की रेडियस तो कांस्टेंट है, मैं एक बार अगर एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं तो मैं उसकी रेडियस को चेंज नहीं कर सकता बच्चों। तो रेडियस तो फिक्स्ड है एक गिवन किसकी, सर्किल की, लेकिन क्या वेरिएबल है, आर्क। ये क्या, आर्क लेंथ। मैं आर्क की लेंथ को छोटा भी ले सकता हूं और बड़ा भी ले सकता हूं, आर्क छोटा भी ले सकता हूं, बड़ा भी ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं लेंथ को वेरिएबल और रेडियस को कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस एंगल को 1 करना है। ठीक है, तो अगर मैं आर्क लेंथ किसके बराबर ले लूं बच्चों, रेडियस, मैं ये नहीं बोलूंगा रेडियस आर्क लेंथ के बराबर ले लूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं आर्क लेंथ मैं रेडियस के बराबर ले रहा हूं। तो कहता हूं इफ, अगर क्या हो जाए मेरा, सुनना बच्चों ध्यान से, अगर आर्क लेंथ मैं कितनी लूं, रेडियस के बराबर, जैसे मान लो इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो मैं आर्क भी कितना लेता हूं, 1 सेंटीमीटर का आर्क ले लेता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देन कितना हो जाएगा बच्चों, देन ठीक है, देखो अगर एल और आर बराबर हो गए तो यहां कितना रहेगा बच्चों, 1, तो थीटा कितना रहेगा, 1 रेडियन आ जाएगा। समझ रहे बच्चों, ठीक है। तो कोई आपसे बोले कि 1 रेडियन एंगल ड्रॉ करके दिखाइए, तो आपको एक मेथड मिल गया बच्चों, एक मेथड मिल गया, 1 रेडियन एंगल कितना होता है। देखो कैसे, इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया तो अब मैं ना, यही बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ध्यान देना बच्चों। देखो याद रखना कि 1 रेडियन एंगल कब हुआ, जब मैंने आर्क की लेंथ किसके बराबर ली, रेडियस के बराबर। अब मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिख देता हूं, तो मान लेता हूं कि मेरे पास एक सर्किल है बच्चों, ठीक है ना, मेरे पास एक सर्किल है और इसकी रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है बच्चों, सॉरी, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इतना बड़ा आर्क लेना है जो इसके सेंटर पे कितना एंगल बना दे, 1 रेडियन। तो ठीक है बच्चों, यहां हमने क्या देखा कि आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर ले लेंगे तो एंगल 1 रेडियन हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक आर्क लूंगा बच्चों, और उस आर्क की लेंथ भी कितना लूंगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो अगर मेरी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ भी कितना है, 2 सेंटीमीटर का, तो मैं अभी ये कह सकता हूं बच्चों, ये जो मैंने एंगल थीटा लिखा है, ये एंगल थीटा में मार्क कर रहा हूं, थीटा कितना होगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो मींस अगर हम एक सर्किल का आर्क ले और वो आर्क की लेंथ सर्किल के रेडियस के बराबर हो, तो वो आर्क सर्किल के सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो कितना होगा बच्चों, 1 रेडियन हो जाएगा। तो समझ रहे, तो इसको ऐसे मैं एक बार बोल देता हूं, क्या बोलते हैं कि 1 रेडियन इज द एंगल विच एन आर्क लेंथ विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल मेक्स एट इट्स सेंटर। ठीक बच्चों, तो ये मतलब होता है कि इसका आपका 1 रेडियन का ये मतलब होता है, समझ गए। मतलब 1 रेडियन एंगल लेने के, अगर मैं बोलूं कि एक सर्किल है और उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एंगल मुझे लेना है 1 रेडियन, तो मैं आर्क की लेंथ भी कितना लूंगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और अगर मैं आर्क की लेंथ को 20 सेंटीमीटर लूंगा तो फिर 1 रेडियन एंगल कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। मैंने क्या बोला फिर समझ लो, मैंने बोला एक, मैं अगर क्या चलो इससे समझ लो। देखो अभी मैंने आर्क लेंथ कितनी ली, 2 सेंटीमीटर, रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, तो एंगल कितना है, 1 रेडियन। अगर मैं इस आर्क की लेंथ को डबल कर दूं 4 सेंटीमीटर, तो एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, डबल, 2 रेडियन हो जाएगा। और मैं आर्क की लेंथ को 6 सेंटीमीटर लूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप एक गिवन रेडियन का एंगल आप मेजर कर सकते हो बच्चों। तो ये तो बात हो गई किसकी बच्चों, प्लेन एंगल की बात हो गई। ठीक है, तो चलो बच्चों एक काम करते हैं, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया,
मैं क्लास स्लाइड 1 में वापस आ रहा हूँ। अगर आप थोड़ा नोट ना, मैं भूल गया स्लाइड होल्ड करना, अगर आप यहाँ तक नोट करना चाह रहे हो बच्चे तो नोट कर सकते हो। अभी मैं सॉलिड एंगल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा है ना होल्ड कर रहा हूँ स्लाइड को, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। वैसे तो आप वीडियो में पॉज कभी भी कर ही सकते हो बच्चों। तो हमने स्लाइड 1 ये थी, स्लाइड 2 ये थी बच्चों, ठीक है। इसको भी आप ठीक है नोट करने के लिए पॉज करके नोट कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपनी स्लाइड 3 में, ठीक है। तो ये आप मुझे लगता है कि आप प्लेन एंगल के बारे में बच्चों समझ गए होंगे। चलो अब बात करते हैं आपका सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों ना, ठीक है। दूसरा एंगल है सॉलिड एंगल, ठीक। तो चलो सॉलिड एंगल के बारे में समझ लेते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। चलो अब बात करते हैं बच्चों सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, ठीक बच्चों। तो जैसे मैंने कहा कि प्लेन एंगल के जो प्लेन एंगल होते हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर में बनते हैं, और सॉलिड एंगल किस में बनते हैं बच्चों, 3 डायमेंशनल फिगर में बनते हैं। जैसे 3 डायमेंशनल फिगर का एग्जांपल जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, आपका स्फेयर है, आपका कोन है, आपके सिलेंडर है, ठीक है। तो इनमें जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। इसके लिए हम एक 3 डायमेंशनल फिगर मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं एक मान लेता हूं स्फेयर, और इससे हम सॉलिड एंगल हम किस में लिख रहे हैं, स्टेरेडियन में, आपने देखा पीछे। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्फेयर है बच्चों ना, मैंने एक स्फेयर मान लिया। मैं लिख दे रहा हूं कि ये स्फेयर है, आपको ऐसा लगे कि सर्किल है बच्चों, लिख देता हूं। पिछले डायग्राम में मैंने सर्किल लिया था, अब ये स्फेयर है, ठीक बच्चों। हॉलो सॉलिड जैसे भी हो सकता है, तो आप सॉलिड स्फेयर मान लो, चलो ठीक है। और पहले समझो सॉलिड एंगल होता है क्या है, और फिर 1 स्टेरेडियन अगर आपने एंगल मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे ना, ठीक है। चलिए ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इस स्फेयर का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं, जिसे बोलते हैं एरिया एलिमेंट, है ना। जैसे होता है ना बच्चों, अगर आप एक सर्किल लो, सर्किल को कट करोगे, सर्किल के सर्कमफ्रेंस को कट करोगे तो लेंथ के एलिमेंट मिलेंगे। अगर आप एक स्फेयर को ब्रेक करोगे या कट करोगे तो किसके एलिमेंट मिलेंगे, एरिया के एलिमेंट मिलेंगे। तो जब मैं स्फेयर के एलिमेंट बोलता हूं तो मतलब एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए इस स्फेयर की सरफेस पे मैं एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूं बच्चों। किसी भी शेप का हो सकता है बच्चों, रेगुलर इरेगुलर, जैसे जैसे मान लो इस एलिमेंट का एरिया कितना है बच्चों, इस एलिमेंट का एक एरिया है, ठीक ना। और मान लीजिए ये स्फेयर का क्या है, सेंटर है, ये स्फेयर का क्या है, सेंटर है। तो ये एरिया एलिमेंट इस स्फेयर के सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा बच्चों, ये एरिया एलिमेंट है ना, ये एरिया एलिमेंट इस स्फेयर के सेंटर पे, जैसे मान लो आर रेडियस का स्फेयर है, ठीक है। तो ये जो एरिया एलिमेंट है किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है ना, रेगुलर इरेगुलर जैसा भी आप शेप ले सकते हो। तो मैंने एक रेगुलर शेप जैसा मान लिया है। तो ये जो एरिया एलिमेंट है ये स्फेयर के सेंटर पे कुछ एंगल बना रहे हैं, इसी एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल। इसको एग्जांपल के थ्रू और बता देता हूं बच्चों। और इस सॉलिड एंगल को हम लिखते क्या है बच्चों, स्टेरेडियन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो सॉलिड एंगल को मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और इस ओमेगा को मैं अभी एक फॉर्मूला वगैरह लिखूंगा तो स्टेरेडियन लिखूंगा बच्चों। मैंने अभी एंगल को ओमेगा से लिखा है। इसको आप एक तरीके से और कह सकते हो बच्चों, होता है ना, जैसे आपने कौन देखी, कौन जैसे बर्थडे कैप वगैरह होती है। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो सॉलिड एंगल को। जैसे मान लो मैं एक कोन बना रहा हूं, ठीक है ना, और कोन की बेस सर्कुलर होती है, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। तो मान लो मैंने एक वायर लिया बच्चों, ध्यान देना कि सॉलिड एंगल एक्चुअली है ना, इस डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मान लो मैंने एक सर्किल ले लिया बच्चों, एक मतलब एक वायर का फ्रेम ले लिया सर्कुलर शेप में, जो उसकी बेस हो गई कोन की, ठीक है ना। अब यहां पर एक पॉइंट है, मान लो, जैसे मान लो एक पॉइंट है ओ, ठीक बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है ना, यहां से मान लो मैंने एक वायर बांध दिया बच्चों, ऐसे यहां पर क्या बांध दिया, ऐसे एक वायर बांध दिया, ठीक है ना। और उसके अपर पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, ठीक है। सॉलिड एंगल को तो अच्छे से समझ जाओगे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, मैंने क्या लिया, सर्किल का ऐसे फ्रेम लिया, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या किया, किस तरीके से मैंने एक वायर को बांध दिया, है ना। जैसे मान लो आपने नीचे एक वायर को बांध दिया ऐसे करके, ठीक है।
और इस वायर के अपर पॉइंट को मैंने ओ बोल लिया। अब आपने क्या करना है, मान लो आपने धागे लिए या वायर ले लिए और आप क्या कर रहे हो, अब इस ओ पॉइंट से उन सभी धागे को क्या करते हो, सपोज ज्वाइन करते हो बच्चों। ऐसे आप क्या करते हो, इस ओ पॉइंट से, है ना, इस वायर फ्रेम से आप क्या करते हो, कुछ धागे बांध लेते हो और उन धागों को कहां ज्वाइन कर रहे हो बच्चों, जो बीच में मैंने वायर जोड़ा था उसके एच पर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, हर पॉइंट से। अब ओवरलैपिंग होगी, कोई बात नहीं बच्चों, समझ लेना। ठीक है ना, ओवरलैपिंग कोई बात नहीं, समझना है, जैसे एक रफ डायग्राम में समझ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो ये जितने भी मैंने वायर या धागे बांधे, किस पॉइंट से बांध दिए बच्चों, ओ पॉइंट से बांध दिए। तो जितने भी धागे हैं ना, एक ऐसा शेप आ जाएगा कोन जैसा, तो ये सब धागे ना, जितने भी धागे हैं ये किसी पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं बच्चों, जाके ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये सब धागे ना, इस सर्किल देखो ना, तो ये सर्किल जो है देखो ना, कह रहे हैं ना, ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, अब ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इस ओ पॉइंट पे एक एंगल बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज, क्या लीजिए धागे, थ्रेड बोल लीजिए, जो भी कह लीजिए। इसी एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल कहते हैं ना। देखो ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है क्या, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मैंने यहां से धागे बांधे, वो धागे एक एंगल बना रहे हैं ना, उस पॉइंट पर एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन उस ओ पॉइंट पर एक एंगल बना रहे हैं बच्चों, ऐसा कोनिकल एंगल जैसा, ठीक है। तो उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल। वही बात यहाँ पर भी है, जैसे मतलब यहाँ से अगर मैं ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं बच्चों, ये सब एरो इतने ज्वाइन नहीं कर रहा हूं मैं से, तो वो भी एक सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल ये हुआ। तो कोई भी एरिया एलिमेंट ना, कोई भी एरिया एलिमेंट किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल। अच्छा, अब सॉलिड एंगल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने पीछे एंगल मेजर किया, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए फॉर्मूला यूज किया गया, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसी तरीके से सॉलिड एंगल मेजर करने का भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों। तो सॉलिड एंगल, मैं लिख दे रहा हूं पहले फॉर्मूला, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल, है ना, इस डायग्राम के बेस पे लिख रहे हैं बच्चों, ये होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया कौन सा, जो मैंने यहां पर मार्क किया बच्चों, एरिया ए है और आर क्या है, स्फीयर की रेडियस है। तो सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये है एरिया, जितना आपने एरिया लिया इस एलिमेंट का, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और इसी की यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टे रेडियन कहते हैं, इसे एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को मैंने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, इस एंगल की यूनिट क्या है, एसआर। ठीक बच्चों, इसको अगर आप इसके हिसाब से लिखो, ओमेगा लिख देता हूं, चलो मैं इसको ऐसे लिख दो, ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर, और यूनिट है स्टे रेडियन, ठीक है। अब एक बात और समझ लो बच्चों, जैसे हमने पीछे कहा कि 1 रेडियन एंगल के लिए हमने एक आर्क लेंथ ली रेडियस के बराबर। अब समझते हैं कि अगर मैं इस एंगल को 1 रेडियन बनाना चाहूं, मैं चाहता हूं कि एंगल कितना हो जाए मेरा, 1 रेडियन। जैसे मतलब अगर प्रैक्टिकली मुझे एक एंगल ड्रॉ करना हो और वो 1 रेडियन हो, तो कैसे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो सुनो बच्चों, ये एंगल 1 रेडियन कब होगा, जब एरिया रेडियस के स्क्वायर के क्या हो रहेगा, बराबर रहेगा। मैं इसको एग्जांपल से भी समझा दूंगा। अगर क्या करें हम, अगर एरिया को रेडियस के स्क्वायर के बराबर ले ले, मान लो फॉर एग्जांपल इस स्फेयर की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया कितना लेना होगा बच्चों, रेडियस के स्क्वायर के बराबर, मींस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया लोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 1 स्टे रेडियन। तो मैं लिख देता हूं एक बार, तो कहते हैं इफ, अगर क्या हो जाए, इफ एरिया किसके बराबर हो जाए बच्चों, रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए, देन जो आपका एंगल है सॉलिड एंगल से, ओमेगा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितना हो जाएगा, 1 स्टे रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखो अगर ए और आर स्क्वायर बराबर हो गया तो एंगल 1 स्टे रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे, तो इसके छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्फेयर है बच्चों, छोटे एग्जांपल समझ लेते हैं ना इसको, समझने बच्चों। जैसे मान लो कि स्फेयर है, चलो मैं इसको एग्जांपल समझा देता हूं। और मान लीजिए इस स्फेयर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है बच्चों, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का मेरे पास क्या है, एक स्फेयर है, इसकी रेडियस है, अरे सॉरी 5 सेंटीमीटर, एक सेकेंड बच्चों, कुछ और मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है।
मान लेते कि स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अब कोई आपसे बोले कि बताओ मैं कितना एरिया लूं कि जिससे उस एरिया का एंगल 1 से रेडियन हो जाए। तो अभी हमने बोला कि एरिया कितना लेना है बच्चों, रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो रेडियस कितनी मेरी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो एरिया कितना लेना होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इस स्फेयर का एक एलिमेंट लूंगा बच्चों, वो किसी भी शेप में हो सकता है बच्चों, शेप मैटर नहीं करता है। और ये कितना लूंगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरे स्फेयर की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और मेरा एरिया एलिमेंट कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बच्चों कंफर्म है कि एंगल कितना होगा 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। ये एंगल है कितना हो जाएगा 1 स्टेरेडियन। ठीक है, तो अगर एक एरिया एलिमेंट, एक स्फेयर का एरिया एलिमेंट है और उस एरिया एलिमेंट की एरिया एलिमेंट, हाँ जो एरिया एलिमेंट है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो एंगल इज 1 स्टेरेडियन। ठीक बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या डिफरेंस होता है और 1 स्टेरेडियन और 1 रेडियन का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा कुछ देर होल्ड कर दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हो। ठीक, चलो तो समझ गए बच्चों, तो हमारे 4 टाइप के सिस्टम हो गए हमारे, ठीक है ना, CGS, MKS, FPS, और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्या, SI सिस्टम, जो हमें ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बच्चों बताता है। ठीक बच्चों, तो चलो बच्चों आज की हम लोग लेक्चर को, ठीक है, यही एंड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपसे कहा था बच्चों कि इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एरर के बारे में। अभी कुछ छोटी बातें और भी बतानी यूनिट्स वाले टॉपिक में, जैसे लेंथ की छोटी यूनिट्स कौन सी होती हैं, बड़ी यूनिट कौन कौन सी यूज, प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा 1 लाइट ईयर जो 9.46 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, या 1 AU जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 AU का क्या मतलब होता है, क्या उसकी वैल्यू है, तो 1 AU होता है 1.5 10 की पावर 11। तो अभी ऐसी कुछ बातें हमने समझनी है कि लेंथ की छोटी बड़ी यूनिट क्या होती है, फिर हमने समझना है मास की कौन कौन सी प्रैक्टिकल छोटी यूनिट होती है, कौन सी बड़ी यूनिट होती है, ऐसे टाइम की छोटी बड़ी यूनिट क्या होती है, और एरिया की छोटी और बड़ी यूनिट्स कौन कौन सी होती है। तो कुछ ऐसी छोटी और बेसिक बारे में बात करना है बच्चों, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि उस टॉपिक को हम नेक्स्ट चैप्टर में इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हमारे टॉपिक डायमेंशन के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम, जो मैंने अभी बोला कि लेंथ, टाइम और मास और एरिया की कुछ छोटी और बड़ी यूनिट की बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो इस वीडियो को आज हम ये एंड करेंगे। और बच्चों ठीक है, आप लेक्चर 2 था, आप लेक्चर 1 को भी देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो अपने ना फ्रेंड्स को शेयर करिए, है ना, या कोई आपके बाहर, मैंने पहले भी कहा था कि रिलेटिव्स वगैरह हों जो बच्चे पढ़ते हैं 11 12th में, 12th की वीडियो में बच्चों, 12th वाले जो बच्चे हैं, आप देखोगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक 12th क्लास की प्लेलिस्ट भी मिलेगी और 11th की, ठीक है। तो अगर कोई 12th का बच्चा आपके जानने वाला हो, या कोई आपके घर में कुछ बच्चे है ना, बड़े भाई बहनों जो 12th में पढ़ते हैं, या कोई रिलेटिव हो, तो उनको भी 12th के भी वीडियो सेंड कर सकते हो बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे फायदा ही रहेगा कि आपको जब भी नया वीडियो आएगा तो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट खोलकर उसको देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे वीडियो आपको सर्च करने पड़ेंगे। ठीक बच्चों, चलो ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन वगैरह मेजर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, चलो इसको एंड करते हैं बच्चों, ठीक है, थैंक यू।